कि तू रखे हौसला वो मंजर भी आएगा, कि तू रखे हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, और यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने के बाद मजा भी आएगा, मिलने के बाद मजा भी आएगा। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक नई क्लास लेकर ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज बातें करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, बातें करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, बातें करेंगे। नदियां हमने शुरू कर रखी हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो इससे पहले क्लास आई थी कि एक तो नदियों को बांटा कैसे गया है, भारत का जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको कैसे बांटा गया है, वो क्लास आप जाकर देखिए। उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको कि दो भागों में बांटा भारत की नदियों को, एक उत्तर भारत की नदियां और एक दक्षिण भारत की नदियां। लेकिन उत्तर भारत में तीन मुख्य बड़ी बड़ी नदियां आई, एक गंगा, एक सिंधु, एक ब्रह्मपुत्र। तो आज बातें हम गंगा के बारे में कर रहे हैं। और बातें आई सर गंगा को ही नेशनल रिवर क्यों डिक्लेयर किया गया है, गंगा को ही भारत की राष्ट्रीय नदी क्यों बनाया गया है। इस पर इससे पहले एक वीडियो मैंने डाली थी, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे, ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहां पर आपको मिलेगी गंगा नदी की सारी विशेषताएं कि क्यों गंगा को ही भारत की राष्ट्रीय नदी बनाया गया है। मैंने बताया था जनाब कि गंगा में एक ऐसी कोई विशेषता नहीं है, गंगा में तो ऐसी ऐसी एक दर्जन विशेषताएं हैं। बताई थी मैंने, लगभग 12-13 ऐसी अनोखी विशेषताएं गंगा नदी के पास जो भारत की किसी भी नदी के पास नहीं है। इसीलिए बनाया था, गंगा को भारत की नेशनल रिवर डिक्लेयर किया था 2008 के अंदर। तो उसमें तो मैंने सिर्फ विशेषताएं बताई थी गंगा नदी की। आज बातें करेंगे गंगा नदी का पैटर्न, गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में बातें करेंगे। पूरा रिवर सिस्टम, कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कौन सी इसकी वितरिका नदी है, वितरिका यानी कि जो इससे अलग हो रही है, विखंडित नदी, या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर। तो चलो जी, ज्यादा समय ना लगते हुए, इसीलिए ये मैप मैंने पहले ही बना दिया है, अब जल्दी जल्दी इसको हम डिक्टेट कर देंगे, उसमें थोड़ा सा समय भी कम लगेगा। आज की क्लास में आपको क्या करना है, पहले वीडियो देखनी है, आज साथ के साथ मत लिखना, बाद में इसको एक बार देखने के बाद फिर लिखना है अच्छे से, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो अब गंगा के बारे में कहानी शुरू करते हैं। तो गंगा नदी से पहले देखो, एक बार मैं आपको बता दूं, ये वाला जो फेज है ये फेज 1 है गंगा का, ये वाला जो फेज है ये फेज 1 है, और ये वाला जो फेज है ये सेकंड है, और जो नीचे वाला जो फेज है ये फेज 3 है, ये तीसरा फेज है। तो ऐसे सबसे पहले फेज 1 के बारे में बातें करेंगे। जो भी बातें मैं यहां पर बोलूं और यहां पर नहीं लिखी है वो आप लिखते चलेंगे साथ के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है जनाब, यहां पर उत्तराखंड राज्य है, यहां पर उत्तराखंड राज्य है, और उत्तराखंड राज्य के अंदर चामोली जिला पड़ता है, चामोली। और चामोली जिले में यहां पर ग्लेशियर है सतोपथ हिमानी, सतोपथ हिमानी या स्तोपथ ग्लेशियर आप कह सकते हो। इस स्तोपथ ग्लेशियर से दो धाराएं ओरिजिनेट हुई, एक धारा का नाम था धौली गंगा और एक धारा का नाम था विष्णु गंगा। दो धाराएं ओरिजिनेट होती हैं और दोनों आके मिल जाती है कहां पे, विष्णु प्रयाग के अंदर। कहां पर मिल जाती है, विष्णु प्रयाग के अंदर। प्रयाग जिस भी शब्द के पीछे लगा है, इस बात का मतलब है, या किस भी शहर के पीछे प्रयाग है, इस बात का मतलब है कि वहां पर दो या दो से अधिक नदियों का संगम है। ठीक है, जैसे कि प्रयागराज है आपका, इलाहाबाद, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है ना, तो वहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो दोनों मिल गई विष्णु प्रयाग में। जैसे ही दोनों मिल गई तो उसके बाद इन दोनों की संयुक्त धारा का नाम अलकनंदा पड़ जाता है, अलकनंदा पड़ जाता है। क्वेश्चन पहला ही बन गया कि अलकनंदा किन दो धाराओं का रूप है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा का संयुक्त रूप अलकनंदा कहलाता है। जैसे ही अलकनंदा आगे चलती है तो इधर से एक नदी आती है पिंडर, और ये पिंडर भी है, इसको पिंडारी भी बोलते हैं क्योंकि ये पिंडारी ग्लेशियर से आती है, और ये आके कर्ण प्रयाग में मिल जाती है, किससे, अलकनंदा से मिल जाती है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। जैसे ही थोड़ी सी और आगे चलती है एक नदी आती है नंदाकिनी, नंदाकिनी अलकनंदा से आके मिल जाती है नंद प्रयाग के अंदर। और जैसे ही और थोड़ी सी आगे चलती है तो एक नदी आती है मंदाकिनी, और मंदाकिनी आके मिल जाती है अलकनंदा से, कहां पर, रुद्र प्रयाग के अंदर, रुद्र प्रयाग के अंदर। उसके बाद फिर यहां से एक नदी आती है
रुद्रप्रयाग से आगे की कहानी देवप्रयाग में आएंगे। तो यहां से एक नदी आती है भागीरथी, और ये भागीरथी आती है उत्तराखंड राज्य है, और यहां पर जिला है आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और यहां पर एक ग्लेशियर है गंगोत्री, और गंगोत्री ग्लेशियर के पास एक स्थान का नाम है जिसका नाम है गोमुख है। यहां से एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है भागीरथी, और एक्चुअल में तो यही गंगा है, एक्चुअल में यही है वो गंगा। और भागीरथी आती है, और भागीरथी इस अलकनंदा से आके मिल जाती है, कहां पर? देवप्रयाग के अंदर इससे आके मिल जाती है। तो जैसे ही भागीरथी का और अलकनंदा का देवप्रयाग में मिलन होता है तो इस संयुक्त धारा का नाम गंगा पड़ जाता है। तो प्रश्न बन गया कि गंगा का गंगा नाम कहां पर पड़ा है? गंगा का गंगा नाम देवप्रयाग में पड़ा है। कहां पर पड़ा है? देवप्रयाग में। तो ये था इसका पहला फेज। इस पहले फेज में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पंचप्रयाग। सबसे पहले तो पूछेगा कि पंचप्रयाग किस राज्य के अंदर है? तो उत्तराखंड राज्य के अंदर पंचप्रयाग पाए जाते हैं, जिसमें आपके पहला है विष्णु प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न बनेंगे कि आप बताओ देव प्रयाग में किस किस नदी का संगम है। भाई देव प्रयाग में किस किस नदी का संगम है? ऑप्शन रहेगा भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और पिंडर, या भागीरथी और भी कोई नदी दे देगा, या पूछ लेगा मंदाकिनी और अलकनंदा या नंदाकिनी और अलकनंदा। तो आंसर रहेगा आपका भागीरथी और अलकनंदा। या आपसे ऐसे भी दे देगा कि नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? ऑप्शन रहेगा विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग। तो आपका उत्तर हो जाएगा नंद प्रयाग। तो इतनी सी कहानी याद रखोगे। जैसे ही आगे चलते हैं देवप्रयाग से, तो गंगा नदी के तट पे एक शहर आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश शहर आता है उत्तराखंड के अंदर। लेकिन ऋषिकेश कैसा एरिया है? माउंटेनियस एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। और ऋषिकेश से आगे एक शहर आता है जनाब हरिद्वार। यहां पे एक शहर आता है हरिद्वार, गंगा नदी के तट पे। और हरिद्वार पहला शहर है जहां पर गंगा नदी समतल मैदान में प्रवेश करती है। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि गंगा नदी समतल मैदान में कहां पर प्रवेश करती है? हरिद्वार के अंदर प्रवेश करती है। इससे पहले ना गंगा पहाड़ों में ही बहती है। तो पहला शहर जहां गंगा नदी प्लेन एरिया में एंट्री करती है, समतल मैदान में प्रवेश करती है, वो शहर है आपका हरिद्वार। और जैसे ही हरिद्वार से आगे चलती है, ये गंगा नदी एंट्री कर जाती है किसमें? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है ये कहां से? वैसे तो जिला पड़ता है एक छोटा सा जिसका नाम है बिजनौर। बिजनौर से प्रवेश करती है। लेकिन जो बड़ा शहर आया गंगा नदी के तट पे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले, अगर आपके पेपर में बिजनौर ना मिले तो मिलेगा गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर आता है सबसे बड़ा शहर सबसे पहले गंगा नदी के तट पे। उसके बाद तो बहुत सारे आते हैं, वाराणसी आता है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, आपका कानपुर आता है, कन्नौज आता है, बहुत सारे शहर आते हैं आगे। तो ठीक है, तो पहला बड़ा शहर आया गंगा नदी के तट पे उत्तर प्रदेश के अंदर, गढ़मुक्तेश्वर। उसके बाद अब आगे की कहानी कुछ ऐसी है, गंगा नदी देखो ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है। तो इधर से जो नदी आके मिलेगी ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि ये बाएं तट वाली सहायक नदियां हैं, बाएं तट वाली सहायक नदियां हैं, लेफ्ट हैंड वाली। इतनी सी बातें याद रखोगे। और जो नीचे से आके मिलेंगी वे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, यानी कि वे दाएं तट वाली सहायक नदियां हैं। देसी भाषा में बोलते हैं ना कि ये ओड़े हाथ वाली सहायक नदी है और ये सोड़े हाथ वाली सहायक नदी है, बोलते हैं ना। तो ये ऊपर वाली ओड़े हाथ वाली है या लेफ्ट बैंक वाली है, इधर वाली राइट बैंक वाली है या सोड़े हाथ वाली सहायक नदियां हैं। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले पूछते हैं लेफ्ट बैंक वाली नदियों से। तो सबसे पहले नदी आके मिली रामगंगा। रामगंगा नदी कहां से आती है? रामगंगा नदी आती है आपके उत्तराखंड से, दूधतोली पहाड़ी है उत्तराखंड के अंदर और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका पौड़ी गढ़वाल, वहां से ओरिजिनेट होती है रामगंगा। और रामगंगा गंगा में आके मिल जाती है कन्नौज के अंदर। कन्नौज ही आपका, कन्नौज को क्या कहा गया? कन्नौज को कहा गया परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत के इत्तर की राजधानी कहा गया कन्नौज को। परफ्यूम से जुड़ा कार्य बहुत किया जाता है कन्नौज के अंदर, ठीक है। तो रामगंगा नदी इसमें आके मिल जाती है। तो रामगंगा से पहला ही क्वेश्चन क्या बनेगा कि गंगा की पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि गंगा की पहली बाएं तट वाली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा हो जाएगी। तो आपका क्वेश्चन बन गया। मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूं कैसे पूछेगा। उसके बाद रामगंगा का बिल्कुल विपरीत क्वेश्चन बनेगा महानंदा से, यानी कि गंगा की सबसे अंतिम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी हो जाएगी? महानंदा हो जाएगी।
तो सबसे पहली रामगंगा है लेफ्ट बैंक वाली, ओड़े हाथ वाली, और सबसे अंतिम महानंदा है। अब इसी बात को डायरेक्शन से भी पूछ सकता है, यानी कि यहां ईस्ट डायरेक्शन है और इधर वेस्ट डायरेक्शन है। अगर गंगा का आप मैप देखोगे तो ऐसे पूर्व की ओर बहती है, तो जो गंगा की सबसे पहली है वो सबसे पश्चिमी सहायक है, यानी कि जो लेफ्ट बैंक वाली सबसे पहली रामगंगा, ये सबसे पश्चिमी सहायक नदी है लेफ्ट बैंक वाली, और ये लेफ्ट बैंक वाली सबसे पूर्वी सहायक है। भले ये अंतिम है लेकिन पूर्वी है। विपरीत है ये बातें, समझ में आई होंगी आपको, उम्मीद करता हूं, ठीक है। नहीं आई तो फिर से देख लेना एक बार वीडियो को पीछे करके, ठीक है। उसके बाद अगली नदी आई गोमती। गोमती नदी, भाई साहब गोमती नदी से पहला ही क्वेश्चन क्या याद रखना है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश से आती है और उत्तर प्रदेश के अंदर फुलहर झील है, और उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पे जिला है आपका पीलीभीत। पीलीभीत से आती है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लिखना चाहो, पीलीभीत से आती है, पीलीभीत जिला, फुलहर झील आती है। और एकमात्र ऐसी सहायक नदी है गंगा की लेफ्ट बैंक वाली जो समतल मैदान से आती है, जो समतल मैदान से आती है, बाकी सारी पहाड़ी क्षेत्र से ही आती हैं गोमती। और गोमती से बातें क्या याद रखोगे, गोमती से बातें याद रखोगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के तट पे स्थित है, और एक शहर है जिसका नाम है जौनपुर, और यह शहर बसाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने बड़े भाई जोना खान के नाम पर। तो लखनऊ और जौनपुर किस नदी के तट पे, गोमती नदी के तट पे, तो गोमती भी इसकी सहायक है। कहां आके मिलेगी, गाजीपुर में। अगली जो नदी है घाघरा, घाघरा नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है, शारदा और करनाली, और इस शारदा को है ना काली भी बोलते हैं, शारदा को काली भी बोलते हैं। तो शारदा और करनाली से मिलके बनी है, और ये दोनों ही धाराएं मिल जाती हैं कहां पे, उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बाराबंकी, बाराबंकी, वहां पर आके मिल जाती हैं। और जैसे ही मिलती हैं तो आगे फिर इसका नाम घाघरा हो जाता है। हालांकि इसको बाराबंकी में चौक के नाम से जानते हैं, चौक के नाम से, ठीक है। और ये घाघरा नदी आके फिर गंगा में मिल जाती है। तो पूछ लेगा घाघरा किन दो धाराओं से मिलके बनी है, तो शारदा और करनाली धारा से मिलके बनी है। और छपरा में आके किससे मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ये बिहार के अंदर पड़ेगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगली नदी है गंडक, गंडक नदी, और गंडक नदी नेपाल से आती है। एक्चुअल में ये तीनों ही, घाघरा, गंडक और कोसी, ये नेपाल हिमालय से आती है। मैंने पढ़ाया था आपको हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पे, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो गंडक नदी आती है, और गंडक नदी सोनपुर में आके मिल जाती है कहां पर, गंगा नदी से। और गंडक कौन उसमें नेपाल में नारायणी, नारायणी या सालिग्राम के नाम से भी जानते हैं, नारायणी या सालिग्राम के नाम से भी जानते हैं। इतनी सी बातें आप याद रख लोगे। आगे की कहानी है, अगली नदी कोसी। कोसी नदी गोसाई धाम से आती है, नेपाल में पड़ता है, और कोसी नदी कुर्सेला में आके मिल जाती है, कहां पर, गंगा नदी में। और कोसी को कहा गया है क्या, बिहार का शोक, बिहार का शोक कहा गया है। कोसी को क्यों कहा गया है सोरो ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार का एरिया प्लेन एरिया है, और कोसी काफी बड़ी नदी है। एक्चुअल में कोसी को ना सप्त कोसी भी बोलते हैं। ये 7 छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बनी है, जिसमें से 3 हमारे भारत के अंदर आती हैं, जिसका नाम है सुन कोसी, तैमूर कोसी और अरुण कोसी। ये 3 भारत में आती है, 4 आपकी नेपाल में ही रह जाती हैं। और जैसे ही आती तो बहुत सारी चीजें लेके आती है ना नदी अपने साथ, मिट्टी है, गाद है, बालू है, बहुत सारी चीजें लेके आती है, कंकड़ पत्थर है। और बिहार का मैदान समतल है, तो बिहार के मैदान में ही अपने ही रास्ते में उसको बिछा देती है, मिट्टी को डिपॉजिट कर देती है, यानी कि अवरोध पैदा कर देती है। तो कभी इधर से अपना रास्ता बना लेती है, कभी इधर से अपना रास्ता बना लेती है। तो इसीलिए बड़े स्तर पर बिहार के अंदर ये फसल की बर्बादी करती है, और इसीलिए कोसी को कहा गया है सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहा गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। आगे आपकी दार्जिलिंग पहाड़ी से आती है नदी महानंदा। महानंदा गंगा की अंतिम सहायक है लेफ्ट बैंक वाली, और गंगा की पूर्वी सहायक है लेफ्ट बैंक वाली। कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कहां पे आके मिलेगी, गोदावरी घाट के अंदर आके मिलेगी। और उसके बाद फिर यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर गंगा नदी पर एक बैराज बनाया गया है, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से एक अलग नदी, एक स्ट्रीम अलग हो गई है गंगा नदी से, जिसका नाम है हुगली, हुगली नदी। और हुगली नदी के तट पे ही क्या स्थित है, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित है, ठीक है।
और उसके बाद फिर गंगा वेस्ट बंगाल से एग्जिट करके एंट्री कर जाती है कहां पर, बांग्लादेश में। 24 नॉर्थ परगने और 24 साउथ परगने डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां से एग्जिट कर जाती है और एंट्री ले लेती है बांग्लादेश के अंदर, और फिर बांग्लादेश से आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बारे में बातें बाद में करेंगे, अब यहां से आते हैं। तो ऊपर की सारी कहानी गंगा की कंप्लीट हो गई है, अब बातें करते हैं यहां से। तो यहां पर आपका उत्तराखंड के ही अंदर उत्तरकाशी जिला है और यहां पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, और यमुनोत्री ग्लेशियर के समीप एक चोटी है जिसका नाम है बंदरपूंछ चोटी, जो ग्रेटर हिमालय पे पाई जाती है। मैंने हिमालय जब आपको पढ़ाया था तो बताई थी सारी बातें। तो यहां से एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है यमुना नदी, और यमुना नदी आके मिल जाती है कहां पर, प्रयागराज के अंदर गंगा नदी से आके मिल जाती है। 3 नदियों का यहाँ पे संगम था, गंगा यमुना सरस्वती। हालांकि सरस्वती तो अब विलुप्त हो चुकी है, तो गंगा और यमुना का संगम कहां है, प्रयागराज के अंदर। तो यमुना नदी से क्वेश्चन पूछेगा इसकी लंबाई कितनी है, 1385 किलोमीटर। और यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, और गंगा की छोड़ो इवन पूरे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये बातें आप लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, पूरे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है आपकी यमुना नदी। तो यमुना नदी गंगा में आके मिल जाती प्रयागराज के अंदर। अब यहां पर नीचे यहां पर आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ेगा मालवा का पठार, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ेगा मालवा का पठार। इस मालवा के पठार से ये 4 नदियां आती हैं। कौन सी? एक है आपकी चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। याद कैसे रखोगे, चंबल से बड़ा कौन, चंबल से बड़ा कौन, जैसे चंबल, से सिंध, बड़ा से बेतवा, कौन से केन। तो ये चारों ही नदियां आके मिल जाती किस में, यमुना में। क्वेश्चन पूछेगा चंबल किसकी सहायक नदी है, तो आपकी यमुना की सहायक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि चंबल किस नदी तंत्र का हिस्सा है, तो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। समझ में आई ये बातें, क्योंकि ये सारा क्या है, गंगा का ड्रेनेज पैटर्न हम पढ़ रहे हैं। चलो अब आगे की कहानी क्या है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो चंबल और सिंध निकलती है और इटावा में आके मिल जाती है यमुना नदी से। इटावा शहर पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और बेतवा हमीरपुर में आके मिल जाती है, यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में यमुना से। और केन भी उत्तर प्रदेश के अंदर आके मिल जाती है, चिल्ला घाट जिला पड़ता है यहाँ पे, बांदा जिला, बांदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद चंबल में यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है सिप्रा, वहीं से आती है मध्य प्रदेश से, कारकी बरडी नामक पहाड़ी है, वहां से आती है सिप्रा। और सिप्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिप्रा नदी के तट पे एक शहर है उज्जैन, और उज्जैन में जनाब क्या है, उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर का, और इसीलिए उज्जैन को कहा गया है महाकाल की नगरी, उज्जैन को कहा गया है। और सिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी बोलते हैं, सिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी बोलते हैं। तो सिप्रा आके मिलती है चंबल में। इवन आप एक बातें और याद रख सकते हो, यहां से आपका इसमें चंबल में एक नदी और आके मिलती है, अगर आपसे पूछ भी ले तो चंबल में एक नदी आके मिलती है बनास, और बनास है ना, 2 हैं। तो ये कौन सी बनास है, ये आपकी पूर्वी बनास है। एक पश्चिमी बनास है जो अरावली से निकल के पश्चिम की ओर बहती है, वो पश्चिमी बनास है। तो पूर्वी बनास भी एक चंबल में आके मिलती है। तो इतनी सी बातें याद रखेंगे। आगे की कहानी कुछ ऐसी है, अमरकंटक का पठार पड़ता है, अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यतः फैला है, थोड़ा सा भाग इसका छत्तीसगढ़ के अंदर है, बॉर्डर पे कह सकते हो आप। तो अमरकंटक के पठार से एक नदी निकलती है सोन, और सोन नदी गंगा में जाके मिल जाती है, कहां पर, पटना के समीप जाके मिलती है। और पटना के समीप एक स्थान का नाम है जिसका नाम है धीमापुर, आप लिख सकते हो, पटना के समीप एक शहर पड़ता है धीमापुर, वहां पर जाके मिलती है बिहार के अंदर सोन नदी। और सोन से क्वेश्चन क्या बनेगा, गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दक्षिण भारत से आके सीधी गंगा में मिलती है, जो प्रायद्वीप भारत से आके सीधी गंगा में मिलती है। तो प्रश्न पूछेगा गंगा की एकमात्र प्रायद्वीपीय सहायक नदी, तो कौन सी हो जाएगी, सोन नदी। मिलती तो ये भी है, लेकिन ये गंगा नदी तंत्र का भाग है, ये मिलती तो यमुना में है, यानी कि आती तो ये भी दक्षिण भारत से ही है, लेकिन मिलती यमुना में। जो सीधी गंगा में जाके मिल रही है वो सोन नदी है। मात्र एक नदी ही मिलती है दक्षिण भारत से सीधी गंगा में, तो सोन नदी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अमरकंटक के पठार से आती है।
कमेंट करके ये बताओगे। क्वेश्चन है ये आज आपका कि अमरकंटक का पठार किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद यहां पर जनाब झारखंड राज्य के अंदर, ये झारखंड राज्य है और झारखंड राज्य के अंदर एक प्लेटू है जिसका नाम है CNP, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेटू। वहां से एक नदी ओरिजिनेट होती है दामोदर, और दामोदर नदी जाके मिल जाती है किसमें, आपकी हुगली के अंदर, हुगली नदी में जाके मिल जाती है फुल्टा के समीप। इतनी सी बातें याद रखनी है आपको। और उसके बाद फिर गंगा यहां से अलग होती है और गंगा आपकी एंट्री कर जाती है बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश में फिर उधर से आके मिल जाती है एक नदी जिसके बारे में बातें हम अगली क्लास में करेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो ब्रह्मपुत्र को कहा गया है, जमुना नदी के नाम से जाना गया है, जमुना, और इसको पद्मा के नाम से जाना गया है। तो पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तो उसके बाद ये बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, क्या नाम है उसका, सुंदरवन डेल्टा, क्योंकि वहां पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया है। मुख्यतः आपका वेस्ट बंगाल में बहुत कम, लेकिन आपका बांग्लादेश में बहुत ज्यादा फैला है आपका सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा आप लिख सकते हो यहां पर, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। किन दो नदियों के द्वारा बनाया गया है आपका, ये बनाया गया है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो ये कहानी थी आपकी गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। क्वेश्चन और कैसे पूछेगा, मैंने साथ के साथ क्वेश्चन बताए हैं क्या। एक तो पंच प्रयाग याद रखने हैं, किस राज्य में, उत्तराखंड में। कौन से प्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है, बताइए ये बातें। ये नदी पूछ सकता है आपसे, 3 नदी यहां से दे देगा और एक दे देगा सोन, और पूछ लेगा गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन से है, तो आंसर हो जाएगा सोन। बता दोगे। सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा, सबसे पहली वलय है लेकिन सबसे पश्चिमी भी है। सबसे अंतिम महानंदा, और यही क्या है, सबसे पूर्वी है। और एक क्वेश्चन भाई साहब यमुना से याद रखना है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी है राइट बैंक वाली यमुना, जो निकलती तो हिमालय से है लेकिन मिलती राइट बैंक पे है। बातें आई है समझ या नहीं आई, यानी कि हिमालय से निकलने वाली एकमात्र दाएं तट वाली सहायक नदी जो इसके राइट बैंक पे, जो इसके इस 16 हाथ पे आके मिल रही है राइट बैंक पे, तो वो कौन सी आपकी यमुना। वरना जो भी नदी गंगा में आपकी हिमालय से जो भी निकली वो सारी लेफ्ट बैंक पे आके मिली है। एकमात्र यमुना ऐसी है जो आती तो कहां से है, आपकी हिमालय से ही, लेकिन मिलती है राइट बैंक पे। और यमुना इसकी गंगा की नहीं पूरे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद हुगली से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। हुगली गंगा की सबसे लंबी वितरिका नदी, वितरिका बोलते हैं जो उससे अलग हो जाती है, ये गंगा से यहां अलग हो गई है, तो सबसे लंबी वितरिका या सबसे लंबी विखंडित नदी गंगा की हुगली। और हुगली गंगा की छोड़ो, जैसे ये है ना पूरे भारत की सबसे लंबी सहायक, ऐसे ही पूरे भारत की सबसे लंबी वितरिका नदी है आपकी हुगली, या सबसे लंबी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर बोलते हैं वितरिका नदी को, यानी कि जो उसके जल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बांट रही है, उसको बोलते हैं, तो हुगली नदी है। उसके बाद और 2-4 बातें आप याद रख सकते हो। क्या आप याद रख सकते हो, गंगा नदी पे ही बनाया गया है नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 1, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 किस नदी पर है, गंगा पर है। कहां से कहां तक है, ये आपका प्रयागराज से लेकर, ये आपका प्रयागराज से लेकर आप लिख लेना फुल फॉर्म, प्रयागराज से लेकर, और ये पड़ेगा आपका हल्दिया तक। हल्दिया पोर्ट पड़ता है आपका कहां पर, वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ेगा, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। और ये 1620 किलोमीटर के दायरे में इसकी लंबाई है, 1620 किलोमीटर। और ये आपका 1987 में बनके तैयार हो गया था। इतनी सी बातें भी आप याद रख सकते हो। तो ये था आपका गंगा रिवर सिस्टम का मैप। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। कोई भी आपका डाउट है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए,
हालांकि मैंने आपको 3 सीरीज दे रखी हैं, 3 सीरीज चल रही है हम हमारी लगातार यूट्यूब पर। एक तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर है, और हम साथ में स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, और एक पढ़ रहे हैं हम बिल्कुल जीएस का बहुत अच्छा निचोड़ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पूरी जीएस का रिवीजन करते हैं। 5 क्लास उसकी भी आपके पास आ चुकी हैं, जिसमें हम मिक्सअप है वो सारे सब्जेक्ट उसमें आ जाते हैं जीएस के, वो भी क्लास आपके पास आती है। तो धीरे धीरे सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, आप साथ बने रहो, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा जीएस के अंदर। कैसे याद नहीं होगी आपको चीजें, आप जैसे मैं आपको बताता हूं वैसे पढ़ो, आप मेहनत करो, 100% चीजें याद होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और लास्ट में एक शायरी आपको सुना दी जाए, शायरी की डायरी से ही सुना दी जाए। कल भी आपको सुनाई थी, आप बोलते हैं सर आप शायरी नहीं सुनाते हो, ऑफलाइन में तो सुनाते हो, ऑनलाइन में नहीं सुनाते। तो सुन लो, यहां पर आप सुनेंगे जनाब, एक छोटी सी है कि तुम एक नजर देखो तो गुजारा हो जाए, कि तुम एक नजर देखो तो गुजारा हो जाए, इस टूटे हुए दिल को सहारा हो जाए। और यूं तो मेरी किश्ती इन लहरों में फंसी रहती है, कि यूं तो मेरी किश्ती इन लहरों में फंसी रहती है, पर तुम हाथ थामो तो एक किनारा हो जाए, तुम हाथ थामो तो एक किनारा हो जाए। तो ये थी आपकी शायरी। आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। फिर से वही बातें कि सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, एकदम स्वस्थ रहो, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।